प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं हूं चंद्रहास मिश्र और आज 12वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि इसके पूर्व वाले वीडियो में आप लोगों को प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ साथ उनका साहित्यिक परिचय दिया गया और यह पूर्व संकेत भी किया गया कि इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में जो नौका विहार शीर्षक है इसका अध्ययन किया जाएगा। तो अब आप आ जाइए, ये प्रकरण नौका विहार आपके पाठ्यक्रम में यह पंत जी की रचना है नौका विहार, जो इनकी एक प्रमुख रचना जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, गुंजन से ली गई है। इस गुंजन नामक इनकी रचना से आपके पाठ्यक्रम में नौका विहार जो शीर्षक दिया गया, तो आइए इसको एक बार देखें और इनके शब्दार्थ भावार्थ साथ साथ आप तो इसका पहला अंश जो शुरू होता है उसे देख लें कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सज्जा पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल ससमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तरल तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदु लहर। इस प्रकार आप देखेंगे कि पंत जी का यह शब्द चयन और यह छंद में कि प्रकृति का चित्रण करने वाले प्रकृति चितेरे सुमित्रानंदन पंत जी का यह नौका विहार शीर्षक जो है, तो इसमें संदर्भ में आप देख लेंगे कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रकृति के सुकुमार कवि एवं छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित गुंजन नामक रचना से हमारी पाठ्य पुस्तक में नौका विहार से संकलित की गई है, उद्धृत है। और इसमें गंगा का अर्थात प्रसंग के माध्यम से गंगा का जो चित्र, गंगा का सचित्र वर्णन जो पंत जी ने किया है, तो उसमें नौका विहार अर्थात नौका में बैठ करके गंगा में जो विहार करने के लिए कवि जा रहे हैं, तो गंगा कैसी दिखाई देती है उसी का चित्रण यहाँ पंत जी कर रहे हैं कि गंगा कैसी है। तो शब्दों के अर्थ देख लें, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अर्थात तो स्वच्छ और शांत चांदनी में, और अपलक अनंत नीरव भूतल। अपलक अनंत से अर्थात मेघरहित आकाश में जहाँ बादल न दिखाई देते हैं उसको कहा गया अपलक अनंत। ऐसा आकाश जो मेघरहित है, स्वच्छ आकाश। नीरव भूतल, पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं है। रव का मतलब होता है आवाज़, नीरव अर्थात आवाज़ रहित भूतल। मेघ रहित आकाश और आवाज रहित भूतल। सैकत सज्जा पर दुग्ध धवल, सैकत कहा जाता है रेत को, रेत अर्थात बालू को, बाली रूपी सज्जा पर दुग्ध धवल, दुग्ध के समान ध्वल स्वच्छ। तनवंगी, तनवंगी का अर्थ होता है तनु अंगी अर्थात दुबली पतली। गंगा अर्थात गंगा का जो पाट है, तट है, वह पतला हो गया है। ग्रीष्म विरल, गर्मी के कारण अर्थात गर्मी का समय है। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, लेटी सोना लेट जाना, श्रांत थकी हुई, क्लांत दुखित, निश्चल अर्थात पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से। तापस वाला गंगा निर्मल, तापस तपस्वियों का, वाला गंगा, निर्मल स्वच्छ। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुख वाले,
दीपित अर्थात चंद्रमा के प्रकाश से जो प्रकाशित होती है। मृदु करतल, करतल का अर्थ होता है हाथ, या कर तल इसको कहा जाता है, हाथ अर्थात जिसमें हम वस्तुओं को ले लेते हैं उसको करतल कहा गया है। मृदु करतल, कोमल, मृदु का अर्थ होता है कोमल, करतल हाथ। लहरें उस पर कोमल कुंतल, कोमल कुंतल का अर्थ होता है कोमल काले, और सुनहले कुंतल का अर्थ होता है बाल। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, गोरे अंगों मतलब गोरे रंग के, सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, लहर अर्थात जो धाराएं हैं वह लहरा रही हैं। तरल सुंदर, तार तरल सुंदर से तात्पर्य है तारों से सुशोभित, तारों से सुशोभित, तार तरल सुंदर, तारों से सुशोभित। चंचल अंचल सा नीलांबर, नीलांबर नीला आकाश, चंचल अंचल जिनका अंचल वस्त्र चंचल हो। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, साड़ी के सिकुड़न के समान। शशकी रेशमी विभासे भर, रेशमी शशि अर्थात चंद्रमा के चांदनी से पूरी तरह भरी हुई। सिमटी है बरतुल मृदु लहर, वह मृदु कोमल जो गंगा की लहर है वह सिमट करके साड़ी की सिकुड़न के समान दिखाई दे रही है। अब पूरे का आप भावार्थ समझें। जब कवि पंत जी अपने कुछ मित्रों के साथ गंगा में अपनी नौका को लेकर के नौका विहार करने के लिए उतरे, तो गंगा का जो रूप उन्होंने देखा उसका वर्णन इस छंद में किया गया है। कहते हैं कि गंगा कैसी दिखाई दे रही है कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। गंगा उस समय रात का समय था, पूरी तरह से चांदनी रात, स्वच्छ चांदनी रात थी, जिसमें गंगा पूरी शांत और स्निग्ध अर्थात स्वच्छ दिखाई दे रही थी, शांत और स्वच्छ दिखाई दे रही थी। जो गंगा अपलक अनंत नीरव भूतल, मेघ रहित आकाश के नीचे और भूतल अर्थात बिना किसी आवाज़ का भूतल, नीरव भूतल, निशब्द भूतल के बीच में वह गंगा चांदनी रात में पूरी तरह से शांत और स्वच्छ दिखाई दे रही है। सैकत सज्जा पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। गर्मी के महीनों के कारण, गर्मी के अर्थात ग्रीष्म ऋतु में वह सैकत सज्जा पर गंगा के दोनों तटों पर मानो बालू के सज्जा लगाए गए हैं, जिस पर गंगा पूरी तरह से स्वच्छ गंगा, दूध के समान स्वच्छ गंगा उन तटों रूपी अर्थात जिस पर दोनों तटों पर केवल बालू ही बालू है, रेत ही रेत है, उस पर यह थकी हुई दुबली पतली गंगा ऐसे लग रही है जैसे मानो कि कोई स्त्री इस बालू के ऊपर अपनी सज्जा बना करके थकने के कारण सो रही हो। अर्थात क्लांत निश्चल, श्रांत क्लांत निश्चल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, क्लांत हो करके, थकी हो करके आराम करने के लिए बालू की सज्जा पर वह दुबली पतली कोई स्त्री, गंगा रूपी स्त्री लेटी हुई है। कहने का तात्पर्य है कि ग्रीष्म ऋतु में गंगा के दोनों तट जो हैं वह खाली पड़ जाते हैं और गंगा की धारा एक सकरे रास्ते से बहने लगती है, इसलिए यहाँ गंगा रूपी स्त्री को तनवंगी गंगा कहा गया है, जिसका शरीर दुबला पतला हो, ऐसी गंगा रूपी स्त्री जो बालू की सज्जा पर, रेत की सज्जा पर लेटी हुई है, अर्थात थकने के कारण लेट गई है। तापस बाला गंगा निर्मल, वह तपस्वियों की बाला के रूप में स्वच्छ गंगा शशिमुख से दीपित मृदु करतल, जिसमें चंद्रमा के चांदनी चमकने के कारण जो दीपित अर्थात चमक रही है, उसके मृदु करतल छोटे छोटे हाथ
जहाँ चंद्रमा के चांदनी रात में चमक रहे हैं, दीपित अर्थात चमक रहे हैं। लहरें उन पर कोमल कुंतल, गंगा में उठने वाली लहरें ऐसी लगती है कि उनके कोमल बाल हैं, जो अर्थात बालों के रूप में जो गंगा के जल में हल्की हल्की सी लहरें उठती हैं, वह लहरें ऐसा लगती हैं कि उस गंगा रूपी स्त्री के उर अर्थात हृदय पर कोमल बाल है जो लहरा रहा है। उर का अर्थ होता है हृदय, कुंतल का अर्थ होता है बाल। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, आकाश में दिखाई देने वाले तारों का समूह। ऐसा लगता था कि गोरे अंगों पर सिहर सिहर गंगा, जो स्वच्छ गंगा है जिस पर आकाश से चंद्रमा की प्रकाश पड़ रही है, ऐसी गंगा के ऊपर आकाश में दिखाई देने वाले तारों का सुंदर समूह ऐसा लगता था कि उस पर लहरा रहा है। तार तरल अर्थात तार की तरह जो ताराओं का समूह है वह उस पर लहरा रहा है और सुंदर लग रहा है। किस पर? गंगा रूपी स्त्री के सुंदर शरीर पर। चंचल अंचल सा नीलांबर आकाश, उसके मानो नीला आकाश उसके चंचल वस्त्र हैं जो हवा के कारण लहरा रहे हैं। चंचल अंचल सा नीलांबर, ऐसे गंगा में गंगा रूपी स्त्री नीले आकाश को अपने वस्त्र के रूप में धारण कर ली है, जो हवा के कारण चंचल दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जब जल में तरंग उठती हैं तो वह तरल तरंग जो है वह मानो उसके शरीर पर उसके द्वारा धारण किया गया हुआ नीला वस्त्र है जो हिल रहा है। ऐसे वस्त्र साड़ी की सिकुड़न सी, जिस पर जैसे साड़ी में स्त्रियां जो वस्त्र धारण करते हैं उसे साड़ी कहा गया, साड़ी की सिकुड़न के रूप में शशि की रेशमी विभा से भर, शशि अर्थात चंद्रमा की जो किरण है वह जब गंगा के जल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो वह साड़ी की सिकुड़न के बीच से सिमटी हुई वर्तुल मृदु लहर, वह छोटे छोटे वर्तुलाकार लहर उठ रहे हैं जो साड़ी के सिकुड़न के समान लग रहे हैं। अर्थात वह गंगा रूपी स्त्री जो वस्त्र धारण की हुई है उसमें यह वस्त्र जो सिमट गया है वह वर्तुलाकार लहर के रूप में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार कवि जो है वह गंगा को एक उस स्त्री के रूप में वर्णन करते हैं कि जो चांदनी रात में अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप के माध्यम से गंगा के रूप में दिखाई दे रही हो, या गंगा एक स्त्री के रूप में दिखाई दे रही है, जिस स्त्री का चित्रण कवि ने इस प्रकार किया है। यहाँ तापस वाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल, ऐसे जो पंक्तियाँ हैं इन पंक्तियों में विशेष करके रूपक और उपमा अलंकार के माध्यम से कवि ने जो भी कल्पना किया है वह बहुत ही स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। आज यह नौका विहार का प्रथम छंद आप लोगों के सामने रखा गया और इसके बाद अब आगे जो आता है कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। यह अगला छंद जो है आप लोगों को अगले वीडियो में दिया जाएगा। आप इस छंद को एक बार सस्वर वाचन करके आएंगे और यह निश्चित रूप से आपके पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण के पाठ हैं। यह शीर्षक ही अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसका अध्ययन काफ़ी सावधानीपूर्वक करें। अगले दिन अगले इस छंद को बताया जाएगा कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, अर्थात चांदनी रात में जब पहली बार प्रथम प्रहर में आगे कवि जाते हैं तो उस गंगा को किस रूप में आगे के दृश्य का वर्णन करते हैं, यह अगले दिन अगले वीडियो में आप लोगों को दिया जाएगा। आज बस इतना ही।
और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।